हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं साइंस की सीरीज़ जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स, मिनरल्स, ओर्स, प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस। ठीक है, तो हम लोग धातु, खनिज, अयस्क, उसके गुण और उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि जो अर्थ का हमारा क्रस्ट होता है, जो हमारी भूपट्टी होती है, इसमें कई सारे तत्व जो है वो पाए जाते हैं। अगर हम लोग नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो उसमें मेन होता है हमारा ऑक्सीजन और फिर होता है सिलिकॉन। और अगर मेटल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाता है ये है एल्यूमिनियम। इसके साथ ही जो मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, वो दो अवस्था में पाए जाते हैं। एक होता है उनकी मुक्त अवस्था और एक होता है उनका संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था का अर्थ ये होता है कि वो अकेले पाए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही कुछ इसका और पाया जाएगा, इसका अयस्क होगा जिसमें एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में होगा। वहीं अगर कंबाइंड स्टेट की बात करते हैं तो कई सारे धातु जो है वो एक साथ पाए जाएंगे, क्योंकि ये जो होते हैं, ये जो तत्व होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसकी वजह से ये जब भी पाए जाते हैं तो ये नए नए जो एलिमेंट्स होते हैं आसपास के, उनके साथ रिएक्ट कर देते हैं। जैसे मैं अगर मुक्त अवस्था की बात करूं तो मुक्त अवस्था में आपका पाया जाता है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा। और कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है कोबाल्ट, जिंक, इसके साथ ही आयरन। ठीक है, एल्यूमिनियम भी इसी में आता है। तो ये सभी क्या होते हैं, ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो किस अवस्था में मेटल जो है ये प्रकृति में होगा, ये डिपेंड करता है कि वो कितना रिएक्टिव है। जैसे कि गोल्ड और प्लैटिनम मैंने आपको बताया, ये रिएक्टिव कम होते हैं, इसीलिए ये मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। वहीं जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, आयरन, ये सभी क्या होते हैं, ये कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में भी पाए जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्या इन्वायरमेंट की कंडीशन है, मतलब प्रकृति का नेचर उस जगह पे क्या है। उसके बाद आते हैं मिनरल्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा खनिज संसाधन। तो यहाँ पे जो भू पट्टी होती है उसमें जो धातु या फिर उनके यौगिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जिस अवस्था में पाए जाते हैं उसे खनिज कहा जाता है, उसको मिनरल्स कहा जाता है। इसके बाद आता है अयस्क। अयस्क ये जो होते हैं ये भी एक प्रकार के खनिज होते हैं, जिनसे हम लोग आर्थिक रूप से जो लाभकारी धातु होते हैं या रत्न होते हैं, इनको हम लोग निकालते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। जैसे कि गोल्ड निकाला जाता है ओर से, एल्यूमिनियम निकाला जाता है किसी अयस्क से, एल्यूमिनियम का अयस्क पाया जाता है, गोल्ड का या सिल्वर का अयस्क पाया जाता है। इसके साथ ही कई सारे अयस्क जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अयस्क होता क्या है, तो इसमें मेटल्स जो होते हैं वो किसी प्रकार के ऑक्साइड्स बनाते हैं या फिर सल्फ़र के साथ रिएक्ट करके सल्फाइड बनाते हैं, कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट बनाते हैं। इसके साथ ही जो हेलोजन ग्रुप होता है उसके साथ मिलके हेलाइड्स बनाते हैं। और सल्फ़र का दो कंपाउंड हो सकता है, या तो सल्फाइड या फिर सल्फेट बनाए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो होता है ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्साइड्स बनाना। फिर आता है अलॉयस, जो कि हमारा होता है मिश्र धातु। मिश्र धातु ये क्या होता है, ये एक समान मिक्सचर होता है, मतलब यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। बेसिकली ये होता क्या है, तो ये दो या दो केमिकल एलिमेंट्स से, रासायनिक तत्व जो होते हैं उनसे मिलके बना होता है। और इन दोनों ही रासायनिक तत्वों में से, दो या दो से अधिक रासायनिक तत्वों में से कोई एक जो हो वो मेटल होना चाहिए। ठीक है, तभी उसको हम लोग अलॉय की कैटेगरी में रखते हैं। इसके साथ ही क्योंकि इसमें एक मेटल है, मान लीजिए कि एल्यूमिनियम मेटल है, अभी जो इसका अलॉय होगा, जो मिश्र धातु होगा, उसके जो भी गुण होंगे वो इस धातु से भिन्न होंगे। ठीक है, तो इसका अगर कोई अलॉय बनता है तो इसका गुण इस अकेले जो मेटल था इससे काफ़ी अलग होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं हम, स्टील जो है ये एक प्रकार का मिश्र धातु है। किससे मिलके बना है, तो इसमें आयरन के साथ हम लोग कुछ परसेंट में कार्बन मिलाते हैं। अब ये परसेंट जो होता है ये 0.5 से लेकर 1.5% तक डिपेंड करता है। और स्टील जो होता है, स्टील जो अवस्था होती है वो 0.5 से 1.5% अगर आप कार्बन मिलाते हैं तो वो स्टील बनता है। अगर इससे ऊपर कार्बन मिलाया जाए तो वो कास्ट आयरन की कैटेगरी में आ जाता है।
कास्ट आयरन की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कार्बन का जो परसेंटेज होता है स्टील में वो होता है 0.5 से 1.5%, और क्योंकि कार्बन को आयरन के साथ मिलाया जा रहा है तो ये एक मिश्र धातु बनता है जिसका नाम होता है स्टील। इसके साथ ही एक और अलॉय है जो कि सिल्वर का है, इसका नाम है स्टर्लिंग सिल्वर। स्टर्लिंग सिल्वर, जिसमें क्या होता है 92.5% तो प्योर सिल्वर होता है, और इसके साथ 7.5% कुछ 7% के लगभग कोई और मेटल मिला दिया जाता है, और ज़्यादातर कॉपर मिलाया जाता है जिससे पहचान में नहीं आता है, दोनों एक जैसे ही लगते हैं। तो सिल्वर के साथ कॉपर मिलाया जाता है। 92.5% प्योर सिल्वर होता है, उसके बाद बाकी हिस्सा कॉपर होता है, और इसको हम लोग ज्वेलरी बनाने के काम में लाते हैं या फिर सजावटी सामानों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो कुछ जो अलॉयज़ होते हैं, मिश्र धातु होते हैं, उन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला होता है हमारा फेमस अलॉय है ब्रास। ठीक है, हिंदी में कहेंगे इसको पीतल। पीतल, पीतल क्या होता है? पीतल में तांबा मिला होता है, कॉपर, और इसके साथ जिंक मिला होता है। ठीक है, तो तांबा और जिंक को मिला के बनता है पीतल। और पीतल के बर्तन जो होते हैं सजावटी सामान होते हैं, इसके साथ ही पूजा में यूज़ किए जाते हैं पीतल के बर्तन, इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, पीतल होता क्या है? तो ये एक अलॉय होता है, मिश्र धातु होता है जिसमें तांबा और जिंक को मिलाया जाता है। इसके बाद आता है इस्पात। इस्पात यानी कि स्टील। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि आयरन के साथ अगर हम लोग कार्बन को मिक्स करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इसका परसेंटेज डिसाइड है 0.5 से अगर हम लोग 1.5% कार्बन मिक्स करते हैं तभी ये स्टील बनता है। ठीक है, स्टील आपने देखा होगा थोड़ा कठोर नहीं होता है, थोड़ा लचीलापन होता है, तो वो स्टील हो जाता है। अगर कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो उसका लचीलापन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो कास्ट आयरन बन जाता है। तो स्टील का यूज़ जो होता है किस में किया जाता है? तो अक्सर आपने देखा होगा बर्तन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, इसके साथ ही जो गाड़ी के पार्ट्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, बिल्डिंग मटीरियल्स में यूज़ किया जाता है, और अन्य जो टूल्स वगैरह होते हैं इसको बनाने में स्टील का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है स्टील का ही एक दूसरा पार्ट होता है जिसको हम लोग स्टेनलेस स्टील कहते हैं। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा चमकीला होता है ये, और इसमें जंग विरोधी गुण जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें इस्पात में कुछ मिश्र धातु मिलाए जाते हैं जिसके वजह से इसमें चमक भी आती है, और साथ ही ये थोड़ा रस्टिंग नहीं होती है इसमें। तो क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है कुछ मात्रा में निकल मिलाया जाता है, और कार्बन तो होता ही है इसमें, तो कार्बन हटा दीजिए। तो स्टील में क्रोमियम कुछ परसेंटेज और निकल कुछ परसेंटेज में मिलाया जाता है, तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। और स्टेनलेस स्टील हम लोगों के घरों में यूज़ होता है, बर्तनों में यूज़ होता है। इसके साथ ही मेडिकल्स में जो टूल्स यूज़ होते हैं, डॉक्टर्स के पास जो भी टूल्स रहते हैं, कैंची, चाकू वगैरह, ये सभी क्या होते हैं? स्टेनलेस स्टील के बने रहते हैं। इसके साथ ही कुछ गाड़ी के पार्ट्स बनते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सोल्डर। ठीक है, सोल्डरिंग का प्रोसेस जो होता है वो अक्सर आपने देखा होगा। तो सोल्डरिंग क्या होती है? जब भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, कभी तार टूट जाती है किसी चीज़ की, तो तार को जोड़ने के लिए उसमें सोल्डरिंग करवाई जाती है। ये एक तरह का क्या होता है? टेम्पोररी जॉइंट माना जाता है, पर ये थोड़ा मजबूत होता है। ठीक है, वेल्डिंग से कम होता है, इसका स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है वेल्डिंग से, पर ये एक तरह का ही जोड़ने का प्रोसेस है जिसमें हम लोग दो मेटल्स के सरफेस को जोड़ते हैं, या फिर स्पेशली आपने देखा होगा कि दो तारों को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग का यूज़ किया जाता है। सोल्डरिंग होती क्या है? तो इसमें सीसा लेड को टिन से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो PbSn याद कर सकते हैं, PbSn इसको याद कर लीजिए। PbSn होता है सोल्डरिंग का, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज, जिसको हम लोग कांस कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? कॉपर तांबे के साथ टिन को जब मिलाया जाता है तो हमारा कांस बनता है। ठीक है, इसका क्या होता है? इसकी बियरिंग्स बनाई जाती है, इसके साथ ही इसका कॉइन बनाया जाता है। ठीक है, मेडल्स आपने देखा होगा कि कांस पदक मिला उनको, तो मेडल्स बनाए जाते हैं। इसके साथ ही इसकी कुछ मूर्तियाँ या फिर इसको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे जो गिटार वगैरह होते हैं ये सब बनाने के काम आते हैं, हारमोनियम बनाने के काम आते हैं, तो उसमें कांस का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है डुरैलुमिन। ठीक है, ये क्या होता है? एल्यूमिनियम, नाम में ही है एल्यूमिनियम,
के साथ इसमें थोड़ा कॉपर मिलाया जाता है, मैग्नीशियम मिलाया जाता है और साथ ही मैंगनीज़ मिलाया जाता है। इसके क्या होते हैं, इसके बर्तन बनते हैं जो कि खाना बनाने के काम आते हैं। उसके बाद आता है जर्मन सिल्वर, इम्पॉर्टेंट है जर्मन सिल्वर। इसमें कॉपर, निकल और जिंक मिलाया जाता है। याद रखिएगा इसमें सिल्वर नहीं होता है, बट इसका नाम जो होता है वो जर्मन सिल्वर होता है। इसमें होता है कॉपर, निकल और जिंक। ठीक, कॉपर, निकल और जिंक, इन तीनों को मिला के जर्मन सिल्वर बनाया जाता है। और इसका काम जो होता है कुछ ऐसे धातु निर्मित तत्व बनाना जो कि जंग विरोधी होते हैं। ठीक है, तो जिनमें जंग रोधक शक्ति होती है, ऐसी चीज़ें बनाना इसको कहा जाता है। इसके साथ ही जो प्लम्बिंग के लिए काम आते हैं, ठीक है, जो नल वगैरह बनाए जाते हैं, वो कुछ जर्मन सिल्वर के ही बनाए जाते हैं। क्योंकि इसमें अच्छे सुचालक के भी होने के गुण नहीं होते हैं, इसलिए ये हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। तो मतलब इसमें यदि आप कोई करंट पास करेंगे तो वो जल्दी पास नहीं होगी, और इसमें रेजिस्टेंस हाई होता है, इसलिए ये जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हीटर में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी तारें जो होगी वो जल्दी गर्म हो जाएगी। तो इसको हीटिंग कॉइल की तरह यूज़ किया जा सकता है जर्मन सिल्वर को। इसके बाद आता है अल्निको। अल्निको में भी इसके नाम में ही सब कुछ है। तो यहाँ पे आयरन के साथ एल्यूमिनियम मिलाया जाता है, निकल मिलाया जाता है और कोबाल्ट मिलाया जाता है। नाम देखिए, अल्निको। तो एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, ये क्या होते हैं, तो ये चुंबक बनाने के काम आते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम आते हैं। इसके बाद आता है नाइक्रोम। नाइक्रोम वायर का नाम अक्सर आपने सुना होगा। नाइक्रोम की वायर जो होती है वो हीटर या गीज़र जो होती है, इसमें नाइक्रोम की वायर यूज़ की जाती है। तो इसमें क्या होता है, निकल होता है, आयरन होता है, क्रोमियम होता है और मैग्नीज़ होता है। ठीक है, हीटर की वायर बनाने के काम आता है। नेक्स्ट है कैरेट। कैरेट क्या होता है, तो ये गोल्ड की जो शुद्धता होती है उसको हम लोग कैरेट में मापते हैं। तो यहाँ पे 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है उसको सबसे प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड कहा जाता है। लेकिन 24 कैरेट का गोल्ड जो होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है, काफ़ी वीक होता है, इसीलिए इसमें कुछ कॉपर या फिर सिल्वर को मिलाया जाता है, जिसके बाद इसका कैरेट क्या होता है, कम हो जाता है, लेकिन मजबूती जो है वो बढ़ जाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी 24 कैरेट का कोई भी गोल्ड जो है वो आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 22 कैरेट का। और 22 कैरेट के अलावा भी अब आपको 22 कैरेट भी कमज़ोर पड़ता है, इसलिए इसको अगर काफ़ी इस पर फोर्स लगाया जाए तो इसमें दबने के चांसेस होते हैं। दबने के साथ साथ अगर बहुत पतली वायर है तो टूटने के भी चांस होते हैं, इसलिए 18 कैरेट का गोल्ड लिया जाता है। 18 कैरेट का गोल्ड क्या होता है, ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है। और यदि अगर आप लोग डायमंड देखेंगे, जो डायमंड लगाए जाते हैं गोल्ड में, तो उसका जो कैरेट होता है वो और भी कम हो जाता है, 14 कैरेट हो जाता है या इससे कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जिस तरह से कैरेट घटता जाता है, गोल्ड की प्योरिटी कम होती जाती है, लेकिन उसमें मजबूती जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे धातुएं, खनिज, अयस्क, उसके गुण और उपयोग के बारे में जो प्रश्न है वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सबसे कठोरतम धातु है। तो यहाँ पे सोना है, लोहा है, प्लैटिनम है और टंगस्टन है। तो इसका अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसमें सबसे कठोरतम धातु जो है ये है टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन। कठोरता का अर्थ क्या होता है, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है हार्डनेस और हिंदी में होता है कठोरता। इसका अर्थ ये होता है कि यदि कितनी भी बार इस पर यदि हम लोग दबाव लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, ठीक, या फिर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो उसकी कठोरता होती है। इसको टेस्ट करने के लिए या फिर इसकी कठोरता नापने के लिए एक रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट किया जाता है, रॉकवेल हार्डनेस परीक्षण किया जाता है, जिसमें कठोरता का स्तर जो है वो बताया जाता है। तो कठोरता के स्तर में देखा जाए तो सबसे कठोरतम जो होता है ये है टंगस्टन। इसके बाद आता है टाइटेनियम, ठीक, टंगस्टन, टाइटेनियम। फिर आता है लोहा, और लोहे से कम होता है हमारा इस्पात से कम होता है प्लैटिनम। फिर आता है तांबा, फिर स्वर्ण, जस्ता और लेड जो होते हैं ये कम कठोर माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कठोरता के स्तर की बात की जाए तो टंगस्टन जो है वो सबसे कठोर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, सबसे भारी। ठीक है, तो इसको हम लोग हैवी मेटल के कैटेगरी में रखते हैं। हैवी मेटल
इसके साथ ही ये रेडियोधर्मी भी होता है, रेडियो एक्टिव भी होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका यूरेनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका परमाणु भार जो होता है वो लगभग 238 होता है। तो कुछ इस तरह लिखते हैं U238, ठीक है। और जो इसका रेडियो एक्टिव स्टेट होता है वो होता है U235, ठीक है। इसका घनत्व देख सकते हैं 19.05 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका घनत्व होता है। ये जानकारी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको याद रखना है तो परमाणु भार याद कर सकते हैं इसका, या तो 238 याद कर लीजिए, 235 याद कर लीजिए और यूरेनियम याद कर लीजिए, ठीक है। हैवी मेटल होता है, इसके साथ ही रेडियो एक्टिव भी होता है। नेक्स्ट है हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु है, ठीक है। तो हाल ही में तो नहीं रह गया है, 2016 की खबर है अब ये, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है एंडोहेड्रल फुलरीन, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये धातु जो है ये आवर्त सारणी में मेंशन नहीं है, इसीलिए ये स्टार मार्क्ड क्वेश्चन हो गया है। लेकिन सबसे महंगा धातु जो है, जब ये इसकी खोज हुई थी, सबसे रीसेंट में जो इसकी खोज हुई थी, तो इसी को सबसे महंगा धातु जो है वो माना गया है, ठीक है। इसके साथ ही इसमें धातु पूछा गया है, तो ये धातु की भी कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है, इसीलिए ये स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। तो ये इतना रिएक्टिव होता है कि इसको सेफ रखने के लिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम, ठीक है। तो Na को स्टोर किया जाता है मिट्टी के तेल में, इसको मुक्त अवस्था में नहीं रखा जाता है, क्योंकि जैसे ही ये खुली हवा में आता है ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। नेक्स्ट है आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ये होते हैं सोडियम लैंप, याद रखिएगा पीले रंग के होते हैं ये, ठीक है। तो सोडियम लैंप यूज़ किए जाते हैं, इसकी रोशनी जो होती है ये पीले रंग की होती है। इसके बाद कुछ मरकरी लैंप आते हैं। मरकरी लैंप की जो रोशनी होती है ये श्वेत रंग की होती है, श्वेत नीलाभ होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा वाइटिश ब्लू रंग की होती है। इसके बाद आता है फ्लोरेसेंट लैंप, जिसको प्रतिदीप्त लैंप कहा जाता है। ये मिश्रित रोशनी होती है, ये सूर्य के प्रकाश के समान होती है, थोड़ी मिश्रित इसकी रोशनी होती है, जिसको फ्लोरेसेंट लैंप कहा जाता है, ठीक है। तो 3 रंगों का स्रोत है, इसको आप लोग याद रखिएगा, सोडियम लैंप, मरकरी लैंप और फ्लोरेसेंट लैंप। इसके बाद आता है सोडियम वाष्प लैंप, प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं, पहला। दूसरा है इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंद से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, ये आँखों के लिए शीतल है। और लास्ट ऑप्शन है ये चमकदार रोशनी देते हैं। तो याद रखिएगा इनका जो प्रकाश होता है वो एक वर्णी होता है, ठीक है, तभी ये लैंप के यूज़ में हो सकते हैं। और पानी की अगर यदि बूंद से गुजरते भी हैं तो ये विभक्त नहीं होते, इनमें कोई भी स्कैटरिंग नहीं होती है, इसीलिए इनका प्रयोग जो होता है ये सड़क के प्रकाश के लिए यूज़ किया जाता है, रोड लैंप्स के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें सोना जो है ये स्वतंत्र अवस्था में यानी कि फ्री स्टेट में पाया जाता है, रिएक्टिव नहीं होता है, इसीलिए फ्री स्टेट में पाया जाता है। बाकी एल्यूमिनियम, क्रोमियम, जस्ता ये सभी क्या हैं, मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी रासायनिक सक्रियता ज़्यादा होती है। यहाँ पे देख सकते हैं हम ये सभी जो मेटल्स हैं ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है, ठीक है। तो कैल्शियम चीनी मिट्टी में नहीं है, कोरंडम में नहीं है। इसके बाद आता है जिप्सम, जिप्सम में होता है कैल्शियम। इसके साथ ही जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है इसको याद कर सकते हैं आप, CaSO4 2H2O, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं हम लोग कैल्शियम का ये एक तरह का सल्फेट है, कैल्शियम का सल्फेट है। इसके साथ ही इसमें जल के भी 2 अणु जो हैं वो उपस्थित हैं, तो इसको कहा जाता है CaSO4 2H2O, ठीक है, जिप्सम सॉल्ट। इसके बाद आता है चूना पत्थर। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है, चूना पत्थर कहा जाता है इसको, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको चूना पत्थर कहा जाता है, या तो सिर्फ चूना कह सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम है। तो कैल्शियम सल्फेट का जो लोकप्रिय नाम है इसको हम लोग प्लास्टर ऑफ
पेरिस कहते हैं, जिसका उपयोग जो है डॉक्टरों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा, साथ ही मूर्तिकारों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। जिप्सम याद है आपको? जिप्सम अभी मैंने आपको बताया CaSO4 होता है और साथ ही 2H2O होता है। ठीक है, H2O के 2 अणु होते हैं। यदि इसको गर्म कर दिया जाए तो पानी जो है इससे कम हो जाता है, और यदि ये हाफ हो जाए, आधा हो जाए, ठीक है, यानी 2 का 1/4 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? CaSO4 हाफ H2O, जो कि हमारा हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो इसका रासायनिक सूत्र ज़रूर से याद रखिएगा, CaSO4 हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो यहाँ पे अभ्रक हो जाएगा माइका। याद रखिएगा, माइका जो होता है ये ऊष्मा का तो चालक होता है, लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है इंसुलेटर बनाने में। इंसुलेटर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, विद्युत क्षेत्र में इसका यूज़ किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विद्युत। ठीक है, तो इसका उपयोग किया जाता है संधारित्र बनाने में, कैपेसिटर बनाने में। इसके साथ ही अधिक वोल्टेज के जो विद्युत उपकरण होते हैं, इनके लिए इंसुलेटर का निर्माण करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें विद्युत रोधन क्षमता जो होती है वो अत्यधिक होती है, इसलिए माइका का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऊष्मा का बहुत अच्छा, हीट का अच्छा कंडक्टर है, तो ये है पारा। ठीक है, इसका ऑप्शंस में, सभी ऑप्शंस में से जो मरकरी है वो सबसे अच्छा चालक होता है ऊष्मा का। इसीलिए इसका जो प्रयोग है ये थर्मोमीटर में किया जाता है। थर्मोमीटर में किया जाता है, क्योंकि थर्मोमीटर में हम लोग क्या करते हैं? तापमान नापते हैं। ठीक है, तापमान मेजर किया जाता है, यानी कि ऊष्मा को मेजर करने के लिए तापमान के फॉर्म में मेजर किया जाता है, इसलिए उसमें पारा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है ये सामान्य तापमान पर भी द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पे भी? तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मरकरी। नेक्स्ट है, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता है। तो इसकी विशेषता जो है, इसकी संचालन शक्ति है, ये हीट का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, हीट का गुड कंडक्टर होता है, इसीलिए ये ऊष्मा को मापने के काम आता है। तापमापी यंत्रों में इसका यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही कुछ और बातें इसके बारे में जान सकते हैं, जैसे कि इसका जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो काफ़ी ऊंचा होता है, काफ़ी उच्च होता है, इसलिए इसका यूज़ हम लोग बहुत हाई टेम्परेचर नापने के लिए भी कर सकते हैं। इसके साथ ही ये थोड़ा चमकदार भी होता है, तो आसानी से दिखता भी है। ऊष्मा का अच्छा चालक माना जाता है, उच्च चालक माना जाता है, और शीघ्र ही ताप को अंकित कर सकता है। सबसे अच्छी प्रॉपर्टी इसकी ये भी होती है कि ये कांच पर कभी भी चिपकता नहीं है, और अधिक वाष्पशील भी नहीं होता है, वेपराइज भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ताप की जो शुद्धता है उसके साथ उसका अंकन कर सकता है। ठीक है, तो ना ही कांच से चिपकेगा। क्यों नहीं चिपकेगा, ये मैंने आपको बताया था। इसकी कोहेसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो अत्यधिक ज़्यादा होती है, इसलिए आपस में ही जो इसके एटम्स होते हैं, अणु जो होते हैं, वो आपस में ही मिले रहते हैं। यदि ये ग्लास के सरफेस पे छूते भी हैं तो भी वापस आ जाते हैं, चिपकते नहीं हैं उससे। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सूची 1 में दिया हुआ है धातु, सूची 2 में दिए हुए हैं गुण धर्म, उसके क्वालिटीज़ दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो धातु है हमारा वो है सोडियम, फिर पारा है, फिर चांदी है और सीसा है। ठीक है, तो पारा को हम लोग लगा सकते हैं कि कमरे के ताप पर भी ये द्रव की अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी का हो जाएगा 2। उसके साथ ही सोडियम जो है, सोडियम बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए चाकू से भी आसानी से इसको काटा जा सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 2। उसके बाद चांदी जो होता है, चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। और साथ ही अगर सीसा या लेड की बात की जाए तो ये ऊष्मा का कुचालक माना जाता है। ठीक है, बचा यही ऑप्शन है, इसको आप लोग टिक कर सकते हैं। ऊष्मा का कुचालक माना जाता है सीसा या फिर लेड को। ठीक है, साथ ही माइका को भी। नेक्स्ट आता है ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु,
ठीक है, इसको तो पहले ही टिक कर लीजिए, बी का हो जाएगा 3 एल्यूमिनियम। फिर उसके बाद आता है सबसे अधिक लचीला तथा पीट कर दबाए जाने योग्य धातु। तो यहाँ पे पीट कर दबाए जाने योग्य में जिसको अधिक अच्छे से ढाला जा सकता है, या तो उसकी वायर बनाई जा सकती है या फिर उसके शीट्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसको कहा जाएगा, ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आता है ऊष्मा का न्यूनतम संचालक। तो यहाँ पे न्यूनतम संचालक अभी मैंने आपको बताया ये होता है सीसा। ठीक, उसके बाद ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम संचालक जो है ये हो जाएगा हमारा चांदी। और सबसे अधिक लचीला और पीट कर बनाए जाने वाले जो बढ़ाए जाने वाला जो धातु है, यानी कि जिससे हम लोग गोल्ड की वायर बनाते हैं, गोल्ड की शीट्स बनाते हैं, उसके बाद हम लोग इसको किसी भी तरह से ढाल सकते हैं, कोई भी ज्वेलरी का डिज़ाइन बना सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा स्वर्ण। नेक्स्ट है बॉक्साइट। बॉक्साइट बहुत ही फेमस अयस्क है। किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का है। होता क्या है बॉक्साइट? याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है Al2O3 और 2H2O। ठीक है, Al2O3 2H2O, इसमें एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी है, इसके साथ ही ये इसमें हाइड्राइड के फॉर्म में भी है, यानी कि ये जल योजित ऑक्साइड है। नेक्स्ट आपको बताना है इसमें से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का बॉक्साइट हो जाएगा, ये इसका अयस्क है, सही है। इसके बाद कॉपर का सिनेबार है, जिंक का कैलामाइन है, आयरन का हेमेटाइट है। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो एल्यूमिनियम का बॉक्साइट अयस्क होता है, ये सही है। कॉपर का सिनेबार नहीं होता है। ठीक है, कॉपर का सिनेबार नहीं होता, ये गलत ऑप्शन है। जिंक का कैलामाइन होता है, कैलामाइन, ये इसका अयस्क होता है, याद रखिएगा, जिंक का कैलामाइन होता है। आयरन का हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर का हो जाएगा हमारा कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट। और सिनेबार जो होता है ये मरकरी का होता है, Hg का जो अयस्क होता है वो होता है सिनेबार। ठीक है, तो कॉपर यानी कि तांबे का हो जाएगा क्यूपराइट या फिर कॉपर पायराइट, क्यूपराइट कहा जाएगा इसको। पारा यानी मरकरी का हो जाएगा सिनेबार। जिंक जस्ता का हो जाएगा कैलामाइन, कैलामाइन। आयरन यानी लोहा का हो जाएगा हेमेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट या फिर मैग्नेटाइट भी लिखा हो सकता है। और साथ ही एल्यूमिनियम का हो जाएगा बॉक्साइट। फिर है यहाँ पे कुछ सूची 1 दिए हुए हैं और सूची 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, सूची 1 में प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ हैं और सूची 2 में दिया हुए हैं तत्व। तो यहाँ पे सबसे पहला है हीरा। हीरा बनता किससे है? तो कार्बन से बनता है। ठीक है, दूसरा आता है संगमरमर। संगमरमर कैल्शियम से बना होता है। ठीक है, कैल्शियम से बना होता है। फिर आता है बालू, जिसको रेत भी कहा जाता है। रेत जो होता है वो सिलिकॉन होता है, SiO2 या SiO3, ये सिलिकॉन होता है। ठीक है, सिलिकॉन। उसके बाद आता है माणिक्य, जिसको रूबी भी कहा जाता है। ठीक है, रंग बिरंगे पत्थर होते हैं। ये क्या होते हैं? एल्यूमिनियम के होते हैं। एल्यूमिनियम में इसके साथ ही क्रोमियम मिले होते हैं, क्रोमियम। ठीक, एल्यूमिनियम और क्रोमियम मिले होते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? माणिक्य की तरह यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी मैच द फॉलोइंग टाइप्स मैंने क्वेश्चन कर दिए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, रेत का प्रमुख संगठक जो होता है वो होता है SiO2, और साथ ही यहाँ पे एल्यूमिना Al2O3 के साथ क्रोमियम मिला दिया जाता है, तो वो रूबी बनता है या फिर उसको माणिक्य कहा जाता है। इसके बाद आते हैं मिश्र धातुओं पे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला है कथन और फिर कारण दिए हुए हैं। तो कथन कहता है जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जिंक मिला दिया जाता है यदि लोहे में, तो उसमें जंग जो है वो जल्दी नहीं लगता है। नेक्स्ट है यहाँ पे यशद में उपचयन क्षमता जो होती है वो होती है। ठीक है, तो जो जस्तेदार लोहा होता है, यदि हम लोग लोहे में जिंक मिला देते हैं तो ये उपचयन कर सकता है, मतलब कि ऑक्सीडाइज हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। और ऑक्सीडाइज होके ये क्या करेगा? रस्टिंग नहीं करेगा, जंग नहीं लगाएगा। तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण की क्षमता पाई जाती है, जिसको हम लोग उपचयन कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन तथा नमी जो होती है वो लोहे को क्या करती है? जंग लगा देती है, जिससे उसका क्या होता है? क्षय होता है। नेक्स्ट है जंग लगने पर लोहे का भार जो होता है वो बढ़ता है। याद रखिएगा,
लोहा जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर ये कंफ्यूज करता है कि जंग लगने से हमको लगता है कि लोहा टूट जाता है वहाँ से, या फिर लोहा का कुछ हिस्सा कम हो जाता है तो उसका भार जो होगा वो कम हो जाएगा। पर याद रखिएगा यहाँ पे क्या होता है, लोहा तो वैसा ही रहता है, इसके साथ साथ कुछ इस पर चिपक जाते हैं, यानी कि लोहे के कुछ तत्व जो होते हैं, कण जो होते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और लोहा क्या हो जाता है, कुछ इस तरह हो जाता है, जिसकी वजह से इसका भार जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका भार जो होता है वो बढ़ जाता है क्योंकि अभिक्रिया करके लोह ऑक्साइड बना देता है उसके सरफेस पे। नेक्स्ट है, निम्न में से कुछ कथन दिए हुए हैं, कारण दिए हुए हैं। कथन ये कहता है कि साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं, जिसको हम लोग जंग कहते हैं। ठीक है, करेक्ट है। जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ये कोई टैनिन वैनिन नहीं होता है। जंग लगना होता है जो सिंपल ऑक्सीडाइज हो जाता है, लोहा जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो जंग के भांति दिखाई देता है। इसमें टैनिन का कोई यूज़ नहीं होता है, इसलिए कारण हमारा गलत हो जाएगा, कथन हमारा सही है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं। याद रखिएगा, अमलगम। ठीक है, तो जस्ता तांबा, तांबा टिन, फिर है पारा जस्ता और सीसा जस्ता। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी मरकरी किसी के साथ मिलकर कोई मिश्र धातु बनाता है तो उसको हम लोग अमलगम कहते हैं। ठीक है, अमलगम कहा जाता है, कब कहा जाता है, जब मरकरी मिलके किसी के साथ कंपाउंड बना रहा होता है। नेक्स्ट आता है टांका या फिर सोल्डर, किससे मिलके बनता है। सोल्डर जो होता है वो किससे मिलके बनता है, तो टिन और सीसे को मिलाकर हम लोग, या PbSn मैंने आपको याद करवाया था, तो PbSn क्या होता है, लेड या फिर सीसा, और Sn जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा टिन। इन दोनों से मिलके बनता है हमारा सोल्डर, जो कि एक मिश्र धातु है। ठीक है, इसका परसेंटेज भी आप लोग याद कर सकते हैं। सीसा जो होता है वो ज़्यादा होता है, लगभग 68%। टिन जो होता है वो कम होता है, लगभग 32%। ठीक है, याद रखिएगा इसको, क्योंकि इसके परसेंटेज भी इम्पॉर्टेंट है। यदि हम लोग टिन को ज़्यादा कर देते हैं तो वो सोल्डर जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोगों को अच्छा सोल्डरिंग करनी है तो उसमें सीसा जो होता है वो लगभग 68% होता है, टिन जो होता है वो 32% होता है। इसके बाद आता है कांसा मिश्रित धातु है किसका, तो कांसा जो होता है ये तांबा और टिन से मिलके बनता है। तांबा और टिन से मिलके बनता है हमारा कांसा, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रॉन्ज। तो लगभग 88% इसमें कॉपर होता है और कुछ प्रतिशत, लगभग 12% जो होता है इसमें हम लोग टिन मिलाते हैं। कॉपर और टिन से मिलके बनता है हमारा ब्रॉन्ज। और ब्रास जो होता है वो कॉपर और जिंक से मिलके बनता है। नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर में चांदी का कितना प्रतिशत होता है, तो जर्मन सिल्वर बस नाम में सिल्वर आता है, इसमें कोई भी प्रतिशत नहीं होता है सिल्वर का। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0%। ठीक है, इसमें होता क्या क्या है, तो जर्मन सिल्वर में होता है, जिसको हम लोग निकल सिल्वर भी कहते हैं, इसमें होता है कॉपर, फिर आता है जिंक और आता है निकल। ठीक है, ये इन तीनों का मिश्र धातु है। परसेंटेज देख लेते हैं, कॉपर 50% होता है, बाकी बचा हुआ 50% में से 30% जिंक होता है और 20% जो होता है वो निकल होता है। याद रखिएगा, कॉपर, जिंक, निकल से मिलके बनता है हमारा जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट है, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है। ठीक है, तो पीतल में, कि कांसे में, जर्मन सिल्वर में, कि गन मेटल में। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर में या फिर गन मेटल में। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त ऑप्शन हो जाएगा हमारा कांसा, जिसमें लगभग 88% जो होता है वो कॉपर होता है, बाकी का बचा हुआ 12% जो होता है वो हमारा टिन होता है। ठीक है, टिन को Sn लिखते हैं, Sn क्या है, टिन है। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर पीतल की बात करते हैं तो पीतल जो होता है इसमें 68 से 70% के लगभग, मान लीजिए 70% के लगभग होता है हमारा कॉपर, और बाकी जो होता है वो होता है जस्ता, जिंक। ठीक है, तो पीतल में लगभग 70% कॉपर होता है, इसलिए इसमें कम है। कांसा में लगभग 88% कॉपर होता है। ठीक है, इसलिए कांसा जो होता है इसमें सबसे अधिक मात्रा में तांबा पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में
तांबे की मात्रा अभी मैंने आपको बताई 50% कॉपर होता है, बाकी 30% जिंक होता है और 20% जो होता है वो निकल होता है। इसके बाद यहाँ पे नया टर्म याद कर सकते हैं, गन मेटल। गन मेटल, गन मेटल, ठीक है। गन मेटल क्या होता है, तो इसमें 85% तांबा होता है, 88 से कम है लेकिन ज़्यादा है, ठीक है। तो 85% तांबा होता है, बाकी 10% इसमें टिन होता है। तो यदि कांसे में ही हम लोग जिंक मिला देते हैं तो वो आपका हो जाता है गन मेटल, ठीक है। इसके साथ ही इसमें लगभग 5% क्या करते हैं, जिंक मिला देते हैं, ठीक है। तो 88% कॉपर, फिर उसके बाद जिंक और फिर आपका ये आ जाएगा टिन, ठीक है। ये सभी मिला के क्या बनता है, गन मेटल बनता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें, ठीक है। पहला है पीतल तांबा और जस्ते का मिश्र धातु है, ठीक है, सही है। ये पीतल जो होता है उसमें कॉपर होता है और जिंक होता है, सही है। नेक्स्ट है मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है, गलत है। मैग्नेटाइट जो होता है वो मैंने आपको बताया था कि आयरन का यानी कि लोहे का अयस्क होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, सेकंड वाली। नेक्स्ट है पारदित सम्मिश्रित वे पदार्थ हैं जिसमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है, ठीक है। तो इसके नाम में ही पारा आ रहा है तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आता है फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्राइड प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है, पोटेशियम नाइट्राइड नहीं होगा, इसकी जगह यूज़ होता है AgBr यानी कि हमारा सिल्वर ब्रोमाइड, इसको हम लोग फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3, ठीक है। नेक्स्ट है स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उनमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है, निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं है, ठीक है, नहीं है। याद रखिएगा कार्बन का यूज़ किया जाता है, इसके साथ ही निकल का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, निकल का यूज़ किया जाता है स्टील को स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए, क्रोमियम का यूज़ किया जाता है, मैग्नीज़ का यूज़ किया जाता है, लेकिन सिलिकॉन का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिलिकॉन का यूज़ नहीं किया जाता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसको स्टेनलेस स्टील यानी कि धब्बा रहित लोहा कहा जाता है। ये एक मिश्र धातु होता है जिसके प्रमुख संगठक क्या होते हैं यानी कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो आयरन होता है, ठीक है। फिर लगभग कार्बन याद रखिएगा मैंने आपको बताया है 0.15 से लेकर 0.1 इतना कार्बन होता है, तो लगभग 0.25% कार्बन होता है। इसके साथ ही इसमें कुछ परसेंट क्रोमियम मिलाया जाता है, लगभग 10% क्रोमियम मिलाया जाता है और मैग्नीज़ मिलाया जाता है, तब ये सभी मिलके क्या बनते हैं, स्टेनलेस स्टील बनते हैं, लेकिन सिलिकॉन को नहीं मिलाया जाता है। नेक्स्ट है धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है, तो ये क्रोमियम है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज़, कार्बन और निकल का, इन सबको मिला के क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंड होता है आज का हमारा लेक्चर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गन मेटल जो होता है ये क्या होता है, गन मेटल किससे मिलके बनता है गन मेटल। दूसरा आपको बताना है लोहे के कौन कौन से प्रमुख अयस्क होते हैं और इंडिया में कौन सा प्रमुख मात्रा में पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है, ये आप बता सकते हैं। तो लोहे के प्रमुख अयस्क बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा आपको बताना है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है, ठीक है। और ये भी आप लोग बता सकते हैं इंडिया में कहाँ पे पाया जाता है एल्यूमिनियम का अयस्क, ठीक है। ये सभी प्रश्न जो है ये इंडिया के दृष्टिकोण से इसको देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बेसिकली ये जो पार्ट है ये हम लोग केमिस्ट्री में तो पढ़ ही रहे हैं, इसके साथ ही इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी जब हम लोग पढ़ते हैं तो मेटल्स का डिस्ट्रीब्यूशन आता है पूरे इंडिया में, किस तरह से मेटल का डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ ज़्यादा पाया जाता है। इसके साथ ही जो प्रमुख फैक्ट्रियाँ हैं, इस्पात की फैक्ट्री है, एल्यूमिनियम की फैक्ट्री है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, इससे रिलेटेड भी प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अपनी प्रिपरेशन जो है उसको कंटिन्यू रखिए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। मोस्टली आप लोग घटना चक्र के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और वहीं से आपको करवाए भी जा रहे हैं, तो इसलिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन, अपना रिविजन जो है वो इसके साथ साथ ही करते रहिए।
ठीक है, जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर से रिप्लाई किया करिए। लेक्चर अगर पसंद आता है तो भी आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मैंने अक्सर देखा है कि ये जो सीरीज़ चल रही है इस पे व्यूज़ अभी बहुत कम जाते हैं। क्यों जाते हैं कम? क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट जो होता है ना वो एक समय के बाद किसी भी सीरीज़ में ख़त्म होने लगता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपको मेन चीज़ें तो ऑफकोर्स आती ही है, पर जो हम चीज़ें सेकेंडरी समझते हैं कि चलो ये तो बाद में भी तैयारी हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं छूट जाती है। तो उसकी वजह से जो आप लोग 2-3 मार्क्स और ज़्यादा पा सकते थे वो उसमें कमी रह जाती है और सिलेक्शन रुक जाता है। तो इसलिए इस तरह की गलतियां जो है वो इस बार आपको नहीं करनी है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो किसी भी वीडियो लेक्चर को अवॉइड मत करिए। कोई भी अगर आपके लिए मेहनत कर रहा है तो कोशिश ये करिए कि कुछ मेहनत आप भी कर लीजिए। अगर आप आधा घंटा नहीं दे सकते हैं, 40 मिनट नहीं दे सकते हैं लेक्चर को, कोई बात नहीं, आप इसको 2x पे सुनिए, आपका 20 मिनट ही लगेगा। या फिर उससे भी हाई स्पीड करके आप लोगों को जिस तरह से लगता है, अगर कहीं पे फास्ट फॉरवर्ड करना है या फिर अगर कोई पोर्शन स्किप करना है तो आप करके बस क्वेश्चन आंसर्स तो देख लिया करिए। ठीक है, तो ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सबसे कि लेक्चर्स जो भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं उसको आप लोग मिस मत किया करिए। लेक्चर के साथ साथ ही रिवाइज़ करने की कोशिश किया करिए, इवन इफ़ अगर वो चीज़ें आपको आती हो तब भी, नहीं आती हो तब भी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।